पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई लेवल बैठक तरमीम पर मुशावरत फैसला कुन मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम होगा। इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी शरीक हो रहे हैं। इजलास से कबल पीपी रहनुमाओं की वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात। पार्टी रहनुमा खुसूसी तैयारी के जरिए कराची रवाना होंगे। 27वीं आईनी तरमीम का मुजवजा मुसवदा पेश किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली से। जी आजिज, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतहाई अहम इजलास आज शाम को यहाँ पर बिलावल हाउस में हो रहा है। इजलास का वक्त जो बताया गया है वो शाम 7 बजे है, लेकिन इस इजलास की तैयारियाँ हो रही हैं बिलावल हाउस में। इससे कबल ज़राए बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के कि अब से थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी का एक आला सतही वफ्द जो है वो मुलाकात कर रहा है, और मुलाकात के बाद ये वफ्द जो है खुसूसी तैयारी के ज़रिए यहाँ पर कराची बिलावल हाउस पहुँचेगा। 27वीं आइनी तरमीम ज़ाहिर है कि अहम नुक्ता है इस इजलास का, और ये इजलास बुलाया ही इस हवाले से हमें ज़राए बता रहे हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा बता रहे हैं कि 18वीं तरमीम के हवाले से, 18वीं तरमीम के ख़ात्मे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख़ास तौर पे NFC अवार्ड के हवाले से जो सूबों के हुकूक ख़त्म करने की बात की जा रही है, इस नुक्ते पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। और उसके अलावा 18वीं तरमीम के तहत महकमा तालीम समेत जो महकमे वफाक से सूबों के हवाले किए गए थे, एक बार फिर तजवीज़ है कि इन महकमों को वफाकी हुकूमत के हवाले किया जाए। इस नुक्ते पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। अलबत्ता मुजवजा 27वीं तरमीम के ऐसे कई नुकात हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तफाक भी करती है, और उन नुकात पे उसको कोई एतराज़ भी नहीं है। लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि आज शाम को जो पीपल्स पार्टी का यहाँ पर इजलास हो रहा है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उसमें मुजवजा 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा भी पेश किया जाएगा, और जो पीपल्स पार्टी के आइनी माहिरीन हैं वो उसका जायज़ा भी लेंगे और उस हवाले से अपनी तजावीज़ देंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो उस हवाले से कोई अहम फैसला करेगी। जी अच्छा, आज जैसे कि वज़ीर आला सिंध का दो टोक ऐलान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है NFC अवार्ड को वापस नहीं होने देंगे, 18वीं तरमीम को भी रोल बैक नहीं होने देंगे। तो बताइएगा कि इस सब के बायस जो है वो क्या 27वीं तरमीम जो है वो फिर मंजूर हो पाएगी? अगर नहीं भी हो पाएगी तो फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या गर्मा गर्मी बढ़ सकती है? जी देखिए, एक प्रोग्राम में अब से कोई 2 घंटे के कबल वज़ीर आला सिंध से हमने सवाल पूछा था कि जो 18वीं तरमीम का रोल बैक है पीपल्स पार्टी क्या इस पे तस्लीम करेगी, तो वज़ीर आला ने जवाब में दिया नहीं। उसने सिर्फ लफ्ज़ कहा नहीं। फिर उनसे NFC अवार्ड के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा है कि जो 27वीं तरमीम के हवाले से काफ़ी नुकात हैं जिन पे वो अगर बात करेंगे तो एक मुतनाज़ा इशू बन जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी का इस पे मौक़िफ़ वाज़ेह है। 27वीं तरमीम में उनके बकौल कि इन 2 नुकात के अलावा और भी बहुत कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि इन 2-3 पॉइंट्स को छोड़ के 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे पे पीपल्स पार्टी इत्तफाक करेगी। यकीनन पीपल्स पार्टी को जिन नुकात पर एतराज़ होगा वो या तो इस तरमीम से ख़त्म करने पड़ेंगे, या वफाकी हुकूमत को पीछे हटने पड़ेगा, या पीपल्स पार्टी देखना यह है कि आज शाम को क्या फ़ैसला करती है। पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमाओं से अब तक जो बात हुई है वो खुसूसी तौर पे 18वीं तरमीम के नुक्ते पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है, और उनका ये कहना है कि 18वीं तरमीम का जो फ़ैसला है वो वापस नहीं होगा। जी ठीक है आजिज़, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर के PECHS सोसाइटी में घर समेत 32 निजी प्लॉट्स के रिकॉर्ड में जालसाजी इल्जाम साबित होने पर महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 7 मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग कर दिया। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बात करेंगे आज़ाद नहुड़ियों से, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर एक मेगा जो जलसाजी का स्कैंडल सामने आया है कि जलसाज है सरकारी मुलाजमिन साबित हुए हैं। उन्होंने क्या किया है, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की बहन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा यानी खवातीन की मरकजी सदर फरियाल टालपुर के घर समेत 32 ऐसे निजी प्लाट्स हैं, उनके रिकॉर्ड में जलसाजी की है। और जलसाजी इस तरह की है कि फरियाल टालपुर का जमशेद टाउन के इलाके में जो है PECH सोसाइटी में अपना जाती घर था और उस घर को भी फरोख्त कर दिया। इसके साथ साथ 32 ऐसे दीगर प्लाट्स थे, उनको भी फरोख्त कर दिया। इस मामले का जैसे स्कैंडल सामने आया तो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस मामले का जो नोटिस लिया और नोटिस लेने के साथ साथ इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात करवाई। ये तहकीकात महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर अफसर जो है जाहिद हुसैन मीरानी ने की। उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर इस स्कैंडल में 7 ऐसे महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमिन हैं, उनको इस जलसाजी में मुलव्वस करार दिया। मुलव्वस करार देने के बाद बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जो अदालत के अंदर जमा करवाई और इस वक्त ये केस जो ज़ेर समाअत अदालत के अंदर है। लेकिन आज महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो है 3 सब रजिस्ट्रार, 2 असिस्टेंट और 2 क्लर्क्स को इस पूरे जलसाजी में जो है मुलव्वस करार दिया और जो इल्जाम थे वो साबित होने पर इनको जो आज मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। जिन मुलाजमिन को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया उनमें मंसूर सुमरो, अब्दुर्रज़ाक डहर, मुनव्वर धारेजो, अजीज दुरानी, मुख्तियार जुल्फकार किरियो और मोहसिन मीरानी है, जिनको आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है इल्जाम साबित होने पर मुलाजमत से फारिग कर दिया, जिसका महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जब जलसा जो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हैं उन्होंने सदर ममलकत की बहन फरियाल टालपुर को बख्शने किया और दीगर जो पोश इलाके जो निजी प्लाट्स के मालिक थे उनको भी जो है जलसाजी की, उन प्लाट्स को भी जलसाजी करके उन कार्ड में हेर की, जिसके बाद जो आज इनको मुलाजमत से फारिग करने का नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया जा चुका है। जी, कराची चिड़ियाघर से मादा रीछ रानों की मुंतकिली का केस KMC ने वेटनरी डॉक्टर्स की भर्तियों पर पाबंदी से मुतल्लिक जवाब जमा करा दिया। कंजर्वेटर जंगली हयात जावेद महर और वकील दरख्वास्त गुजार जिब्रान नासिर ने अपनी रिपोर्ट्स पेश की। रानों को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। वकील दरख्वास्त गुजार दीगर जानवरों के लिए वक्त चाहिए होगा, इस तरह का चिड़ियाघर नहीं चल सकता, ऐसे छोटे छोटे पिंजरों में मेला लगाना बंद करें। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो के रिमार्क्स। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची चिड़ियाघर से मादा रीछ रानों की मुंतकिली का केस KMC ने वेटनरी डॉक्टर्स की भर्तियों पर पाबंदी से मुताल्लिक जवाब जमा करवा दिया। कंजर्वेटर जंगली हयात जावेद महर और वकील दरख्वास्त गुजार जिब्रान नासिर ने अपनी रिपोर्ट्स पेश की। सिंध हाई कोर्ट में रानो रीछ की मुंतकिली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कराची और हैदराबाद के चिड़ियाघर बतदरीज खत्म होने चाहिए। जू का मकसद जानवरों की फलाह होना चाहिए, ये नहीं कि टिकटें लगाएं। बात करेंगे मुमताज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहड़ो की सरबराही में रानो रिच की इस्लामाबाद मुंतकिली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज महकमा वाइल्ड लाइफ काम जो है अदालत में पेश हुए, KMC के वकील भी अदालत में पेश हुए, जबकि दरख्वास्त गुजार जो हैं वो अदालत में पेश हुए। इसमें वकील KMC का कहना था कि रानो रिच को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जिस वजह से जिस मकसद के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई थी वो मकसद अब पूरा हो चुका है। दरख्वास्त में अगर कोई मज़ीद इस्तदा है तो उसके लिए नई दरख्वास्त जो है वो दायर की जाए। KMC ने वेटनरी डॉक्टरों पर पाबंदी से मुतल्लिक भी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। साथ ही साथ कंजर्वेटिव जंगली हयात जावेद महर और वकील दरख्वास्त गुजार एडवोकेट जिब्रान नासिर ने भी अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। इसमें वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि रानों को इस्लामाबाद जो है वो मुंतकिल कर किया गया है। इसमें अदालत ने आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए है कि जानवरों को जो है छोटे पिंजरों में बंद नहीं किया जाना चाहिए, चिड़ियाघर को ही ख़त्म किया जाना चाहिए। इसमें वकील का मौक़िफ़ था, KMC के वकील का, कि बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है तो इसको बेहतर किया जाए। अगर ज़मीन की कमी है तो तजावीज़ अदालत में पेश की जाए। और साथ ही साथ अदालत ने इस मुतल्लिक एक कमेटी भी तश्कील दी है जिसमें तमाम हुकाम जो है मिल बैठ कर इस मुतल्लिक तजवीज़ देंगे कि आया जो दीगर जानवरें हैं उनके सेहत के लिए क्या करना चाहिए, ये चिड़ियाघर को मज़ीद बढ़ाने के लिए और जानवरों के फ़लाह बहबूद के लिए क्या करना चाहिए। अदालत ने 1 माह में जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहड़ ने रिमार्क्स दिए कि कराची चिड़ियाघर को कुदरती जो है पार्क में तब्दील करें, बेहतरी की गुंजाइश अगर है तो इसको मज़ीद बेहतर किया जाए।
अदालत ने उनसे ये भी इस्तफसार किया कि पिंजरों में जानवरों को रखने का आखिर मैकेनिज़्म क्या है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जहां पर पाकिस्तान में होता है। इसमें जावेद अली महर ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से है। उनका कहना था कि घास खोर जानवरों परंदों की ज़रूरतें जो हैं वो अलहदा होती हैं। इसमें अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम ये नहीं कहते कि चिड़ियाघर को जो है कल या परसों ही बंद कर दें, लेकिन हम चाहते हैं कि जानवरों को जो है एक आज़ाद माहौल में रखा जाए ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नेशनल बैंक पर भारी जुर्माना। जाली नोटों के मामलों पर नेशनल बैंक पर 1 अरब 47 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना। मरकजी बैंक की मुआयना कार्रवाई के दौरान जाली करेंसी नोटों की दरियाफ्त, 20 करोड़ 1 अरब 27 करोड़ 60 लाख रुपए के 2 अलग अलग जुर्माने आयद किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नेशनल बैंक पर भारी जुर्माने आयद कर दिए। स्टेट बैंक ने नेशनल बैंक पर जाली नोटों के मामले पर 1 अरब 47 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना किया है। तारीख में पहली बार देखा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है एक और कौमी बैंक जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर भारी जुर्माने जो है जाली नोटों के मामले पे किए गए। और ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, मालियाती रिपोर्ट, उसमें ये इंकशाफ हुआ है जिसमें बताया गया है कि मरकजी बैंक ने जो है जाली करेंसी नोटों की निशानदेही पर नेशनल बैंक पर ये भारी जुर्माने किए हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तफसीलात मालियाती रिपोर्ट में जारी कर दी है। स्टेट बैंक ने एक जो जुर्माना 20 करोड़ रुपए का किया और एक जो है 1 अरब 27 करोड़ 60 लाख रुपए के जुर्माने किए नेशनल बैंक पे। और जो तारीख में पहली बार इतना बड़ा जुर्माना देखा जा रहा है जो कि मुआयना और तस्दीकी कार्रवाइयों के दौरान जाली नोटों की दरियाफ्त के बाद लगाए गए हैं। और ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि नेशनल बैंक की जानिब से बयान दिया गया है कि वो स्टेट बैंक के करेंसी चेक ऑपरेशन का जो निगरान इदारा है और इसलिए जाली नोटों से मुतल्लिक माली जिम्मेदारी बिलाकर मुतल्लिका जमा कुंदा बैंकों पर आयद होती है। यानी कि ये कहा गया है कि नेशनल बैंक में जो दीगर बैंकों ने जो करेंसी नोट जमा कराएंगे अब उनकी जिम्मेदारी कि जाली करेंसी नोट जो वहां से निकले जिस पर भारी जुर्माना हुआ है ये उन बैंकों के ऊपर जो है जुर्माना आयद होना चाहिए। और ये जो मालियाती रिपोर्ट में जो कहा गया है कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है ये वजाहत दी गई है। जबकि देखा जाए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार देखा जा रहा है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर जाली करेंसी नोटों बेचने भारी जुर्माने आयद किए गए हैं जो कि 1 अरब 47 करोड़ रुपए के जायद के बन रहे हैं और मजमूई तौर पर 2 जुर्माने किए गए हैं। और जो मालियाती रिपोर्ट में कहा गया कि एक जुर्माना 20 करोड़ रुपए और दूसरा जुर्माना जो है 1 अरब 27 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गार्डन के इलाके में डंपर की टक्कर से शहरी की हलाकत का केस। अदालत ने लियाकत महसूद के गनमैन मुलजिम मेराज की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम ने आवाम पर हवाई फायरिंग की थी। मुलजिम को 30,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। गार्डन के इलाके में डंपर की टक्कर से शहरी की हलाकत का केस। अदालत ने लियाकत महसूद के गनमैन मुलजिम मेराज की जमानत मंजूर कर ली है। मुलजिम ने आवाम पर हवाई फायरिंग की थी। मुलजिम को 30,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। सिटी कोर्ट में कम उम्र बच्ची से शादी के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम जुबैर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उसे मुकदमे से बरी कर दिया। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कम उम्र बच्ची से शादी करने का इल्ज़ाम है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई। सरकारी वकील और मुलजिम ज़ुबैर भी अदालत में पेश हुआ। मुलजिम ने अदालत से ज़मानत हासिल कर रखी है। मुलजिम ने दौरान समाअत बरियत की दरख्वास्त दायर की जिसमें अदालत से मुकदमे से बरी होने की इसराह की गई। अदालत ने दलाइल की रोशनी में मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उसे इस मुकदमे से बरी कर दिया है। मुलजिम के ख़िलाफ़ ये मुकदमा थाना कोरंगी सनती एरिया में दर्ज किया गया था। ये मुकदमा जो है वो सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत दर्ज किया गया था जिसमें मुलजिम पर इल्ज़ाम था कि उसने कम उम्र बच्ची से शादी की थी। ताहम अदालत में मुलजिम ने अपनी बरियत की दरख्वास्त के ज़रिए अपनी बेगुनाही साबित की। जी, मकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा। 1 तोला सोना 3,700 रुपये महंगा हो गया। 10 ग्राम सोना 3,122 रुपये महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,23,062 रुपये पर पहुंच गई। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा।
देखा जाए सोने की कीमतों में मुसलसल कमी के बाद एक बार फिर देखा जा रहा है कि मुकामी आलमी मार्केट में सोना फिर महंगा हो गया है। आलमी बाजार में देखा जाए सोना $37 इजाफे से $4060 फी औंस पर पहुंच गया है। इस इजाफे का असर मुकामी शराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे 24 कैरेट का एक तोला सोना $3700 महंगा होकर कीमत जो है $4,23,062 पर पहुंच गई। साथ ही 10 ग्राम सोना $3,122 महंगा होकर $3,62,707 का हो गया है। साथ ही एक तोला चांदी की कीमत भी $90 इजाफे के बाद जो है $5,112 की सतह पर पहुंच गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ग्रेड 18 के अफसर अब्दुल हलीम जागिरानी डिप्टी कमिश्नर थरपारकर तैनात। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर का इजाफी चार्ज लियाकत अली बलोच से वापस ले लिया गया। लियाकत अली बलोच एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 थरपारकर के ओहदे पर बराजमान है। ग्रेड 18 के अफसर अब्दुल हलीम जागिरानी डिप्टी कमिश्नर थरपारकर तैनात। मजीद तफसील हासिल करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। आज़ाद नोहड़ियों हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। आपको बता रहे हैं ग्रेड 18 के अफसर अब्दुल हलीम जागिरानी डिप्टी कमिश्नर थरपारकर तैनात। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर का इजाफी चार्ज लियाकत अली बलोच से वापस ले लिया गया। लियाकत अली बलोच एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 थरपारकर के ओहदे पर बराजमान। ग्रेड 18 के अफसर अब्दुल हलीम जागिरानी डिप्टी कमिश्नर थरपारकर तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर का इजाफी चार्ज लियाकत अली बलोच से वापस ले लिया गया है। लियाकत अली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 थरपारकर के ओहदे पर बराजमान है। ग्रेड 18 के अफसर अब्दुल हलीम जागिरानी डिप्टी कमिश्नर थरपारकर तैनात। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर का इजाफी चार्ज लियाकत अली बलोच से वापस ले लिया गया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बेड़े का फख्र कश्मीर क्लास जहाज एक ऐसा शाहकार जो समुद्री सरहदों की हिफाजत में अहम किरदार अदा कर रहा है। कमांडिंग ऑफिसर मोहम्मद दाऊद के मुताबिक ये जहाज अब तक 40 से ज़ायद कामयाब ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुका है। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के स्टॉल पर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि PMSA के जो ज़ेर इस्तेमाल फ्लीट्स हैं, शिप्स हैं, वो यहाँ पर मॉडल्स के तौर पर रखे गए हैं। और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल जो है वो इदारा है, जो कि समंदर में ना सिर्फ पेट्रोलिंग करता है बल्कि इसके साथ साथ रेस्क्यू के ऑपरेशन करता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से, तो उसमें भी जो है पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो अपना भरपूर इस स्मगलिंग को, जो मंशियात की होती है, नारकोटिक्स की होती है, उसके खिलाफ कई ऑपरेशन जो है वो करता रहता है। और उसके साथ साथ बिल्कुल बात करें हम PMSA की फ्लीट के हवाले से, तो PMSA की फ्लीट जो है वो हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ जदीद खुदूत पर इस्तेमाल होती जा रही है, बल्कि इस फ्लीट में एक जदीद जो जहाज़ है वो शामिल किया गया है, जिसका नाम है कश्मीर क्लास। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद दाऊद, जो कि कमांडिंग ऑफिसर हैं कश्मीर क्लास के। जानते हैं दाऊद साहब, ज़बरदस्त शिप देखने में आ रहा है, क्या फ़ीचर्स हैं इसके, ये किस तरीके से अपने उमूर अंजाम देता है? कश्मीर क्लास के अंदर दो शिप आते हैं, पहला है कश्मीर और सेकंड वन इज़ कुलाची। जो कश्मीर है इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी चाइना के अंदर 2018 के अंदर, और जो इस क्लास का सेकंड शिप है कुलाची, उसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी पाकिस्तान शिपयार्ड के अंदर। जो कश्मीर क्लास है इट इज़ फुली कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशंस इन द सी। इसके अंदर हर किस्म के वेपन और सेंसर इंस्टॉल हैं जो किसी किस्म के भी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और टाइमली एक्शन ले सकते हैं। इसकी जो टोटल टनेज है 1500 टन्स है, और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात है हीलो लैंडिंग कैपेबिलिटी है, और वो भी डे और नाइट के अंदर। सर, ये अब तक कितने ऑपरेशन में हिस्सा ले चुका है? ये ऑलमोस्ट मोर देन 40 ऑपरेशंस के अंदर जो डिफ़िकल्ट नेचर के थे उसको इसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इसके अलावा इसकी अपनी डिप्लॉयमेंट भी होती रहती है, लॉन्ग डिप्लॉयमेंट पे ये शिप्स जाते रहते हैं। 15 to 20 डेज इनकी डिप्लॉयमेंट होती है, और अकॉर्डिंगली जो भी अजाइन मिशन होते हैं उनको अकम्पलिश करते हैं। अच्छा दाऊद साहब, इसमें कौन सा ऐसा फीचर्स है या कौन सी इसकी ऐसी खासियत है जो कि इस शिप को आलमी सतह पर जो दीगर शिप्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के पास होंगे, उससे इस शिप को मुमताज़ बनाती है?
इसके अंदर नॉर्मली जो सिक्योरिटी एजेंसीज के शिप होते हैं उनके ऊपर हीलो लैंडिंग कैपेबिलिटीज बहुत कम होती हैं। ये कश्मीर क्लास वाहिद पीएमएसए का शिप है जिसके ऊपर हीलो लैंडिंग कैपेबिलिटी मौजूद है और ये हीलो लैंडिंग कैपेबिलिटी डे टाइम में भी है और नाइट कैपेबिलिटी भी है। हीलो लैंडिंग जो अपॉर्चुनिटी आपने बताई है, जो आपने फैसिलिटी बताई है, इसको हम आसान अल्फाज में हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि क्या कहा जाएगा, थोड़ा सा उनको समझाइए। हीलो लैंडिंग कैपेबिलिटी का मतलब है कि इसके ऊपर हेलीकॉप्टर सी के अंदर इसके डेक के ऊपर आके लैंड कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है, जिसकी वजह से फार ऑफ डिस्टेंस के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको अंडरटेक करने में बड़ी ईज हो जाती है, स्पेशली सर्च एंड रेस्क्यू वगैरह। सर्च एंड रेस्क्यू के अंदर जैसा कि आपको पता है कि लाइफ मैटर्स और इसके अंदर टाइम जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जब हीलो लैंडिंग कैपेबिलिटी होती है तो इसके थ्रू हम जितने भी ऑपरेशन है, स्पेसिफिकली जो सर्च एंड रेस्क्यू है, इसको वेल इन टाइम हम अंडरटेक कर सकते हैं। मोहम्मद दाऊद साहब से हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई और उन्होंने इस खुसूसी तौर पर जो कश्मीर क्लास है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट शिप है, पीएमएस के ज़रिए इस्तेमाल, इसकी जो खासियत है उसके हवाले से बताया। बिलखुसूस मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं कि इसकी जो खासियत ये है कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस में हिस्सा लेता है। 40 से ज़ायद ये अब तक ऑपरेशंस में ना सिर्फ हिस्सा ले चुका है बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट, एंटी स्मगलिंग जो है वो ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेता है। इसी के साथ साथ अगर बात करें नारकोटिक्स की रोकथाम के हवाले से, तो इसमें भी ये जो कश्मीर क्लास जहाज़ है ये क्या कहते हैं अपना किरदार अदा कर रहा है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट ऑफ द आर्ट ये शिप है जो कि पीएमएससी की सलाहियतों का जो है वो मुँह बोलता सबूत है। जी, एक्सपो सेंटर में पार्मेक एक्सपो का आज आखिरी रोज़ है, जहां माहीगिरी के शोबे से वाबस्ता इदारों और तंजीमों ने अपनी मसनूआत और खिदमात पेश की हैं। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेयरपर्सन फातिमा मजीद कहती हैं कि माहीगिरों और उनके अहले खाना की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मनसूबे जारी हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। इस वक्त मौजूद है कराची के एक्सपो सेंटर पर यहाँ पार्मेक एक्सपो का आज आखिरी रोज़ है। 44 से ज़ायद ममालिक एक्सपो में हिस्सा ले रहे हैं। जो मकामी शहरी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस तरह की पार्मेक, इस तरह की एक्सपोज का होना ब्लू इकॉनमी के लिए बड़ी अहमियत और अफादियत का हामिल है। मैं जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ वह है फिशरमैन फोक कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस पर मेरे साथ मौजूद है जो चेयरपर्सन है फातिमा मजीद साहिबा, पहली खातून चेयरपर्सन है जो इस ओहदे पर आई हैं। उसके अलावा जो भारत में हमारे माहीगीर कैद हैं उनके हवाले से क्या लायामल है। इसके अलावा जो फिशरमैन है, जो हमारा माहीगीर है, उसकी फलाह बहबूद के लिए क्या मुस्तकबिल में लायामल है। फातिमा मजीद साहिबा से गुफ्तगू करेंगे इस सारी सूरत हाल पर। बहुत शुक्रिया फातिमा साहिबा। जो माहीगीर हैं हमारे, उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या मुस्तकबिल में आपके पास प्लानिंग है? फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बेसिकली माहीगीरों के वेलफेयर का इदारा है और उनकी वेलफेयर और फलाह बहबूद के लिए बनाया गया है। तो अभी तो जैसे ही हम आए हैं तो 25 अगस्त से मैंने ज्वाइन किया है और तब जो है 1.5 साल से तकरीबन वेलफेयर का जो काम था वो बंद था। तो मैंने आते ही जो है वेलफेयर जो है वो हमने माहीगीरों का स्टार्ट किया। तो हमारे बहुत से माहीगीरों के पेशेंट हैं जो कैंसर की बीमारी को लाहिक है और उनके इलाज के लिए जो FCS ही उनकी मदद करता है। तो सबसे पहले हमने वो शुरू किया। उसके बाद हमने माहीगीरों की फलाह बहबूद यानी कि उनके इलाज के लिए, उनके बच्चों की जिनको ज़रूरत है तालीम के लिए, तो ये हमने जो है वो शुरू कर दिया है। दवाएं जो है वो मुफ्त हम लोग देते हैं माहीगीरों को, तो वो भी हम लोग जो है वो शुरू कर दिया है। फातिमा मजीद साहिबा जो हमसे गुफ्तगू कर रही थी, इनका कहना था कि ओहदा संभाले कुछ वक्त हुआ है, माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए मुकम्मल प्लानिंग रखते हैं। अलबत्ता जो इलीगल फिश नेट है उससे माहीगीरों को नुकसान, उससे फिश को नुकसान पहुँचता है, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। हुकूमती सतह पर ऐसा लाएमल अपनाना चाहिए जिससे मछली की अफजाई जो सेहत है उसको, उसके नुकसान को बचाया जा सके और ब्लू इकॉनमी के खसारे को बचाकर ब्लू इकॉनमी की अहमियत और अफादियत और उसकी बढ़ोतरी के लिए काम किया जा सके। जी, MQM के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में गवर्नर सिंध मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहार शामिल। मुलाकात में इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और दीगर वफाकी वज़रा शरीक। वज़ीर आज़म की MQM के बिल को 27वीं आइनी तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने MQM वफ्द को 27वीं आइनी तरमीम पर एतमाद में लिया। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM के वफ्द की। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ्द ने मुलाकात की। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं, मुलाकात का अहवाल बताइएगा शुएब।
और जी बिल्कुल, एमजीएम पाकिस्तान के आला सतही वफदी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान खान चौधरी, सैयद मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन मौजूद थे। इस मुलाकात में इसाकदार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, आजम नजीर तारर, राना सनाउल्लाह, अहमद चीमा, अता तारर और तारिक फजल चौधरी भी जो है वो मौजूद थे। मुलाकात में जो है वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 140 से मुतालिक एमक्यूएम के बिल को 27वीं आईनी तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी जो है वो कराई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एमक्यूएम पाकिस्तान के वक्त को 27वीं आईनी तरमीम पर जो है एतमाद में लिया है, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मुतालबा रखा गया है कि वो 27वीं आईनी तरमीम को इसी सूरत जो है वो सपोर्ट करेंगे जब तक आर्टिकल 140 से मुतालिक जो मुसविदा है इसको तरमीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान आर्टिकल 140 से मुतालिक बिल को जो है 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनाने के लिए जल्द मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी राब्तों का जो है आगाज करेगी। जल्द एमक्यूएम की जानिब से तमाम सियासी जमातों से भी आर्टिकल 140 को आईनी तरमीम का हिस्सा बनाने से मुतालिक जो है वो बाकायदा तौर पर हिमायत मांगी जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के मंशूर की बात की जाए तो एमक्यूएम का मंशूर का भी बुनियादी हिस्सा आर्टिकल 140 था। एमक्यूएम का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बल्दियाती इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। इस सिलसिले में जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी हम देख रहे थे कि एमक्यूएम पाकिस्तान का यही मुतालबा सामने आ रहा था, जिस पर हुकूमती जमातों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से एमक्यूएम को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि अब जो नई तरमीम आएगी, 27वीं तरमीम आएगी, तो इसमें एमक्यूएम के मुतालबे को जो है वो शामिल किया जाएगा। ताहम आज जो है ये अहम तरीन मुलाकात एमक्यूएम पाकिस्तान के वक्त की वज़ीर आज़म से हुई है, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जब वज़ीर आज़म के सामने आर्टिकल 140 का मुतालबा रखा गया कि इसे 27वीं तरमीम का हिस्सा बनाया जाए, तो वज़ीर आज़म की जानिब से एमक्यूएम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई है और उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि एमक्यूएम के मुतालबे पर जो है अमल दरामद होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अवामी ट्रांसपोर्ट होगी मजीद महफूज। पीपल्स बस और ईवी टैक्सी के कैमरे अब सेफ सिटी नेटवर्क से जुड़ेंगे। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में होगी ट्रैफिक मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी अपग्रेड। खवातीन के लिए पिंक ईवी टैक्सी सर्विस भी मुतारिफ होगी। शर्जिल इनाम मेमन का ऐलान। कहा ईवी टैक्सी मंसूबा सरमायाकारों के लिए भी पुरकशिश मौका। ईवी टैक्सी मंसूबा अवामी सहूलत के साथ सूबे की मैशियत को भी रफ्तार देगा। तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से शहरी सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए जो अहम तरीन फैसले कर लिए गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से तत्काल सर्विस और ईवी टैक्सी के दौरान जो है वो आउटडोर कैमरों की सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने का जो फैसला शुरू कर लिया गया है। पीपल्स बस सर्विस और ईवी टैक्सीज में सर्विस में नब एंटिटी जॉइंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS जिसे जो कहा जाता है वो जो है वो बनाने का जो फैसला किया जा रहा है, उसको जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ जो है वो जोड़ा जाएगा। हुकूमत ने 3 दिसंबर में जदीद ईवी टैक्सी सर्विस जो है वो आगाज करने के लिए भरपूर इकदाम करी, जबकि कराची समेत सिंध के शहरों को जो है वो सस्ती और जो है वो महफूज सफरी सहूलियात जो फराहम करने का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है। निजी सरमायाकारों ने ईवी टैक्सी मंसूबे की जो है वो ढांचे, चार्जिंग स्टेशन के कयाम और ऑपरेटिंग मॉडल जो है वो मुतालिक जो तजवीज़ पेश की गई, जो शर्जी नाम मेमन जिस पर जो वो जायजा ले रहे हैं। हुकूमत टीम जो है वो चाहती है कि ईवी टैक्सी जो वो जल्द शुरू की जाए, जिससे 30 टैक्सियाँ जो है वो खवातीन के लिए जो मकसद की गई है 100 में से, और खवातीन जो है वो अपना कारोबार भी कर सकती है। जबकि हुकूमत सिंध खवातीन के लिए जो है वो पिंक टैक्सी जो है वो मुतारिफ करवा रही है, जो कि बहुत जल्द जो है वो शहर कराची की सड़क पर भी नजर आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। PIA इंजीनियर्स इंतजामिया में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून की बरतरफी के अहकाम जारी। खुर्शीद रहमानी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, तो कौमी एयरलाइन के इंजीनियर और PIA का जो तनाज़ा है सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ कर दी गई, जबकि अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून को मुलाजिम से बरतरफी के अहकाम आज जारी किए गए हैं। दोनों अहदेदार को गुज़िश्ता बरस से शुरू इंक्वायरीज में 4 और 5 नवंबर को ज़ाती सुनवाई का मौका दिया गया, जबकि अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून PO PIA के पास ज़ाती सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। इसके अलावा
जरा का ये भी कहना है कि दोनों अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई PIU के मुतल्लिका कवानीन के तहत की गई है। हुक्मनामा 2024 की इंक्वायरी में बदतमीजी का फैसला इंजीनियर की जारी हालिया एहतजाज के ताजुब में किया गया। जराये ने यह भी बताया कि बदतमीजी के फैसलों को मौजूद दस्तावेजात के तहत अदालत में चैलेंज करेंगे, जबकि अवैध जुनून और बदतमीजी की बुनियादी वजह तैयारों में फनी खराबियों समेत कवानीन की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही है। सेक्रेटरी जनरल सैफ ने कहना है, इसके अलावा ये कहा गया कि इंजीनियर की जानिब से खराबी के साथ साथ तैयारियों को क्लियरेंस न देना भी बदतमीजी की एक वजह है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप आगाह करने के लिए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी है। 7वें रोज़ भी फेस्टिवल में गैर मुल्की फनकारों की आमद का सिलसिला जारी है। कल्चरल फेस्टिवल में आने वाली फनकारा भी कराची की तारीफ किए बगैर ना रह सकी। तफसीलात बताएंगे सैयद जुबैर राशिद। जी जुबैरा, कहा कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपनी रंगीनियों के साथ जारी व सारी दिखाई देता है। फ़न फनकारी का हसीन इम्तजाज यहाँ पर हमें देखने को नज़र आता है और यकीनन तौर पर सुबह सवेरे से ही तलबा व तालिबात की आमदोरफ़्त का जो सिलसिला है वो भी हमें यहाँ पर देखने को नज़र आया, जबकि लाइव मुसव्वरी का जो मुजाहरा है वो भी यहाँ पर किया गया है। मेरे पीछे आप जो एक खूबसूरत सा शाहकार देख रहे हैं तो ये स्वीडन की मारूफ मुसव्विरा है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस पेंटिंग को जो है मुकम्मल किया है और मेरे अकब में खूबसूरत से ये जो पेंटिंग है अब बिल्कुल तैयार जो है वो हो चुकी है। डोमिनिका से इस वक्त आपकी बात कराते हैं। डोमिनिका का ताल्लुक स्वीडन से है और बहुत मेहनत इन्होंने की है इस पेंटिंग को तैयार करने में। डोमिनिका, यू हैव मेड दिस। डोमिनिका, इट्स योर स्ट्रगल, इट्स योर enthusiasm. We are witnessed that from morning till night you did this painting. What would you like to say? There's no struggle involved. Everything is passion. Oh, so great. no struggle, only love, Only and love, happiness. love. Dominica, I think you are going very soon, and you are leaving Pakistan. When you reach your country, what thing makes you cry when you remind this beautiful festival? I don't live in Sweden, so I'm not going back to Sweden. Okay, where? So I go to Istanbul and then I go to Portugal for a few months. Great. Istanbul and Portugal. Dominica, what about the food? Have you ate anything here? Because Pakistan is much famous in all over the world regarding its food, traditional food. Have you ate golgappa, halim, biryani, and other traditional stuff? I mean, eat so many beautiful stuff. The kitchen here is amazing, and my belly is happy every time. Yeah. Great. We didn't hear the sound of your music. Oh, yeah. So why the music is shut down? It's a very spontaneous session now, so I don't have a speaker, but I will probably get one to have like the last good vibe when I'm doing my signature. Yeah. Your signature. Mm-hmm. Great. Okay. Can you describe this? तकनीकी वजूहात की बिना पर सैयद जुबैर राशिद से हमारा राबता मुनक़ता हुआ है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी है। आज 7वां रोज़ है। गैर मुल्की फ़नकारों की आमद का सिलसिला जारी है। ये भी आपको बताते चलें कि कहीं पर मुसव्वरी हो रही है और कहीं पर अदब के हवाले से मामलात चल रहे हैं और ड्रामास पेश किए जा रहे हैं, स्टेज शोज़ जिसमें संजीदा और मज़ाहिया दोनों तरह के ड्रामा शामिल हैं, परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। बहुत शुक्रिया सैयद जुबैर राशिद। अभी तक के लिए आपका। आने वाले बुलेटिन में आपसे फिर रब्ता करेंगे।